हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए एक बार फिर से आज का जो हमारा सेशन है वो है नरेशन के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको नरेशन के बारे में एकदम डीपली से बताने वाला हूँ। ये हर एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, उन हर एग्जामों में 2 से 4 क्वेश्चन आपका पूछता है। तो माय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही लवली होने वाला है, बहुत ही गजब का होने वाला है, ज़बरदस्त एकदम होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको नरेशन के बारे में एकदम विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नरेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नरेशन किस वर्ड से बना हुआ, ये कोई नहीं बताता है आपको। ठीक है, ये चीज़ कोई भी आपको नहीं बताता है। ध्यान देना, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम से, इसलिए मैं आपको जितना भी लिखता हूँ सब इंग्लिश में लिखता हूँ, केवल बताने के लिए आपको मैं हिंदी का यूज़ करता हूँ। बस आई यूज़ हिंदी ओनली टू टेल यू। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं नरेशन कहाँ से होता है, कहाँ से बना हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो द लिटरल मीनिंग ऑफ नरेशन इज स्टेटमेंट। जो नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया, वो कथन होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा द लिटरल मीनिंग ऑफ नरेशन इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कथन होता है। ठीक है, तो नरेशन इज क्रिएटेड बाय नरेट वर्ड। क्या नरेशन इज क्रिएटेड, ठीक है, नरेशन की उत्पत्ति जो हुई वो किस शब्द से हुई है, तो नरेशन की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई है। क्या हुई, नरेशन की उत्पत्ति नरेट वर्ड से हुई है। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ नरेट इज टू से। ठीक है, अब अभी तो क्या हुआ, नरेशन जो था वो नरेट वर्ड से बना हुआ था या उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब जो नरेट वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नरेट का शाब्दिक अर्थ होता है टू से, मतलब कहना। क्या होता है, कहना या बताना। ठीक, अब जैसे नरेशन है तो नरेशन की कुछ अन्य वर्ड, कुछ अन्य सिनोनियम भी हो सकते हैं। जैसे तो द सिनोनियम ऑफ नरेशन इज असर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन। मतलब आप नरेशन के स्थान पर इन तीनों वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो बात समझ में आई, ये था मेरा कि नरेशन की उत्पत्ति कहाँ हुई या नरेशन किस वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, जो नरेशन होता है उसके मूलतः 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। ध्यान देना भैया एकदम, ये जो नरेशन यानी टी है, तो ध्यान देना भैया, नरेशन जो नरेशन है इसके 2 पार्ट होते हैं। क्या भैया, 2 पार्ट होता है। ठीक, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, कहता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा होता है भैया इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब ध्यान लेना, जो डायरेक्ट नरेशन ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या भैया, प्रत्यक्ष कथन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। ठीक, इसका मतलब था अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान देना, मैंने कहा नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ नरेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन, सॉरी, सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट नरेशन किससे कहते हैं, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक, ये मार्कर मुझे आपको देना है तो मैं सीधा आपके पास फेंक दूँ। क्या, मैंने सीधा आपके पास ऐसे फेंक दिया, ये क्या हो, ये डायरेक्ट मीडियम हो गया। क्या, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर यही मार्कर मुझे आप तक पहुंचाना है तो मैं किसी अन्य स्टूडेंट को दूँ, कोई अन्य स्टूडेंट आपको आके दे, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट माध्यम हो जाता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट माध्यम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे आपसे कहना है कुछ तो मैं सीधा आपसे आके कह दिया, ये डायरेक्ट हो गया। अगर मैं अपनी बात किसी और को कहा, कोई और मेरी बात आपसे कहा, ठीक है, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट माध्यम हो जाता है। बात समझ में, डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। चलिए, तो नरेशन के 2 पार्ट, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करके हम आपको डायरेक्ट नरेशन क्या होता है इसको बताने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। चलिए अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, तो डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों, वक्ता हो या किसी व्यक्ति को, ठीक है, या किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों या भाषा को उसी के शब्दों या भाषा में
कहने की प्रक्रिया को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ भैया डायरेक्ट नरेशन की। किसकी? डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। चलो ध्यान देना, डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ध्यान देना। डायरेक्ट नरेशन मैंने आपको बताया कि वक्ता के या किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों या भाषा को उसी के शब्दों या भाषा में कहने की प्रक्रिया को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, सेम टू सेम, जिसे कॉपी कहते हैं, सेम टू सेम मेरी शब्द कोई और कहे, वो होता है डायरेक्ट नरेशन। अगर मेरी शब्दों को वह कुछ चेंज करके बोले तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा भैया, डायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं, क्या होता है डायरेक्ट, ठीक है, नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, डायरेक्ट नरेशन इज द प्रोसेस of saying, ठीक है, saying words or language, ठीक है, words or language, ठीक है, क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेइंग वर्ड्स और लैंग्वेज स्पोकन बाय, ठीक है, क्या, स्पोकन by a person, spoken by a person in his, ठीक है, क्या भैया, in his own words, in his own words or language। ध्यान देना, मैंने क्या कहा भैया कि डायरेक्ट नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेइंग वर्ड्स और लैंग्वेज स्पोकन बाय अ पर्सन इन हिज ओन वर्ड्स और लैंग्वेज। ध्यान देना, डायरेक्ट नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेइंग वर्ड्स और लैंग्वेज स्पोकन बाय अ पर्सन इन हिज ओन वर्ड्स और लैंग्वेज। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों या भाषा को उसी के शब्दों या भाषा में प्रयोग कर कहने की प्रक्रिया को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट नरेशन ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और पार्ट कौन कौन सा है इसको ध्यान देना। डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट, पहला होता है रिपोर्टिंग, क्या होता है भैया, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब जानना, जो रिपोर्टिंग स्पीच है कुछ लोग इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि सरासर गलत है, एकदम वाहियात गलत है कि रिपोर्टिंग वर्ब होता ही नहीं है। जो आपका ये डायरेक्ट नरेशन है इसके दो ही पार्ट होते हैं, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड नरेशन। लेकिन कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे होगा ही नहीं, ये लोग गलत बता देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे केवल क्या होता है भैया, यहाँ पे केवल रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग नरेशन आप कह सकते हो। बात समझ में? अब आप लोग कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे नहीं कहना, ठीक, नहीं तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब भैया क्या, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना भैया। अब रिपोर्टिंग स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है? ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। अभी आओ सुनो, अभी तो रिपोर्टिंग स्पीच, हम इसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच ही क्यों रखा गया और या इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच क्यों रखा गया?
तो इसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए रखा गया, जैसे मान लीजिए आपको कोई मंच वगैरह देखी होंगे, ठीक है, मंच पे जो एंकर होता है जो सबको वन बाय वन करके बुलाता है, ठीक है, जो वन बाय वन करके बुलाता है, तो वो होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों? क्योंकि वही सबको डायरेक्शन देता है कि अब इनका नंबर है, इसके बाद इनका नंबर है, इसके बाद ये आने वाले हैं, इसके बाद ये आने वाले हैं। ये होता है आपका रिपोर्टिंग करने वाला। क्या होता है? रिपोर्टिंग करने वाला होता है। अब जिसके बारे में ये करेंगे उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात नहीं समझ में? चलो फिर से ध्यान देना। तो रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? ध्यान देना। तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन होता है कि जो व्यक्ति किसी को बुलाता है या किसी के बारे में कुछ कहता है, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और जिसके बारे में वो कहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या? जिसके बारे में वो कहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कैसे? एक बार जरा सा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कह दिया जाए, ही सेड यू आर गुड। ठीक, क्या भैया? ही सेड यू आर गुड। अब जो ही पर्सन है, क्या, अब ये जो ही है ये होता है एंकर। क्या होता है? एंकर। ये किसी के बारे में कुछ कहता है, किसी के बारे में कुछ कहता है। जैसे मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, ठीक है, मैं आपके बारे में कुछ बोलूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं रिपोर्टिंग स्पीच हो जाऊंगा। और आपके बारे में जो बोल रहा हूं ना, तो वो शब्द क्या हो जाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच हो जाते हैं। क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच हो जाते हैं। ठीक, जैसे ही सेड यू आर गुड, जो ही सेड है, क्या, ही सेड, यही इतने तो वर्ड हैं जो आपको आपके बारे में कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो आपके बारे में कहे हैं वो क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक, बात समझ में? चलिए, तो मैं आपको बताने चला हूँ भैया कि रिपोर्टिंग स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ, ध्यान देना भैया कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, क्या नहीं, चलो यहाँ देते हैं। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का है, आरपी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का डिफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, किसका? ये रिपोर्टिंग स्पीच का डिफिनेशन है। क्या हो जाएगा भैया? द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, which is out of inverted, ठीक है, inverted commas। ठीक, ध्यान देना, मैंने कहा द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे कहते हैं क्या भैया? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए कि आई से, ठीक है, टू यू, आई से टू यू कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, यू आर, ठीक है, यू आर गुड, यू आर अ गुड टीचर। ठीक, मैंने कहा आई से टू यू, आई से टू यू, यू आर अ गुड टीचर। ठीक, मैंने आपको कहा ऐसे। तो अब देखो, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच कैसे पहचानोगे, रिपोर्टेड स्पीच कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो जो आपका ये इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो ये जो कामा होता है भैया, इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, ऊपर वाले को, ये दोनों को इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अब जो भी पार्ट आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा वही आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो जैसे ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, इसमें कोई भी इसके बीच में ना तो कामा लगा है ना तो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? इन्वर्टेड कामा से बाहर है। ठीक, जब ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है तो इसी को कहते हैं क्या भाई? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है भैया, अब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहते हैं भैया क्या? रिपोर्टेड
स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, तो रिपोर्टिंग स्पीच ये होता है, बात समझ में, कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, अब आगे रिपोर्टेड स्पीच। इतना सारा हो गया कुल, चलो इतना पूरा हो गया ना, नोट कर लीजिए। चलो अब आगे हम आपको बताते हैं कि क्या, अब आपके आगे हम बताएंगे रिपोर्टेड स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए, और जो लोग भी मेरे वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है भैया, तो आप लोग भी, आप लोग को क्या कुछ नहीं जाता है, आप लोग जरा सा लाइक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ताकि और कोई भी पढ़ सके मेरे प्लेटफॉर्म से, ठीक है, मेरे चैनल से। तो मैं आपको बताने चला था क्या भैया, कि रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड, ठीक है भैया, कि रिपोर्टेड स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग स्पीच क्या, कि द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा, मतलब डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें ध्यान देना क्या होगा भैया, द पार्ट ऑफ, क्या, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, विच इज इन ऑफ, क्या, विच इज इन ऑफ इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, मतलब डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। क्या, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहते हैं क्या भैया, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल में ध्यान देना, अब आपको मैं कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान देना, जैसे कह दिया जाए, ही सेड, क्या, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, ये कामा होता है नीचे वाला, ऊपर वाला इन्वर्टेड कामा। ठीक है, दे आर, ठीक है, दे आर वॉचिंग। ठीक, मैंने क्या कहा भैया, ध्यान देना, मैंने कहा ही सेड टू मी दे आर वॉचिंग। अब ये बताओ, इसमें दो भाग है, ठीक है, एक भाग तो यहाँ से है, दूसरा भाग यहाँ से है। अब ये वाला भाग को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इस चीज को ध्यान देना, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो जब ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है तब इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और ध्यान देना, जो इन्वर्टेड कामा, देखो ये भी इन्वर्टेड कामा, ये भी इन्वर्टेड कामा, इन दोनों के बीच में ये वाला भाग, ये वाला स्पीच है, ये वाला स्टेटमेंट है, तब ये क्या हो जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या भैया, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा आपका। बात समझ में आई, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर अंदर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच। कहने का मतलब, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल से कर दिया जाए, आई सेड टू मोहन, क्या भैया, आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन, ठीक, आई सेड टू मोहन, ठीक है, गिव मी योर पेन। ठीक है, मैंने कहा आई सेड टू मोहन गिव मी योर पेन। ठीक, अब आई सेड टू मोहन, ये आपका कौन सा पार्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला कौन सा जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये वाला पार्ट इन्वर्टेड कामा से बाहर है इसलिए क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला अंदर है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक, अगला देख लो, जिससे कह जाए, ही सेड, ठीक है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर गुड। ठीक, ऐसा लिख दिया गया,
ही सेड यू आर गुड। अब ही सेड ये आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए हुआ क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और ये रिपोर्टेड स्पीच इसलिए हुआ क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। कभी कभी देखो ऐसे ही इसको पहले कर देता है, इसको बाद में कर देता है। अगर कोई आपको ये बता दे कि जो वाक्य सबसे पहले होगा उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो उसके बाद होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपको ये पहले कर देगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, जैसे लिख दिया जाए, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, ठीक है, यू आर प्लेइंग, ठीक, यू आर प्लेइंग, ठीक है, कामा आई सेड टू हिम। ठीक, अगर ऐसे दे देगा इस प्रकार से, यू आर प्लेइंग आई सेड टू हिम। अब आप लोग सोच लो कि भाई ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपने सोच लिया इसे कहते हैं रिपोर्टेड, इसे आपने कह दिया, इसे कहते हैं, सॉरी, इसे आपने कह दिया कि रिपोर्टिंग, सॉरी, इसे आपने कह दिया क्या, रिपोर्टिंग, इसे आपने कहा रिपोर्टेड, क्या, रिपोर्टेड। तो आपका ये गलत है भैया, ठीक है, ये गलत है। ये गलत इसलिए हुआ कि जो पहले आता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच नहीं कहते हैं, बल्कि उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। क्या, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आगे आए पीछे हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इतना बात ध्यान देना भैया कि इन्वर्टेड कामा लगा कहाँ पे है। अगर इन्वर्टेड कामा इसके बीच में लगा है तब इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, अगर इसके बीच में लगा है तो इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे है ये रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसलिए बना क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, इन्वर्टेड कामा है। और ये रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए बना क्योंकि इसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कामा नहीं है। बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, और जो डायरेक्ट नरेशन है उसके दो पार्ट हो गए। बात समझ में आई? चलिए अब हम अगला पार्ट समझते हैं, कुछ रूल्स। ठीक है भैया, क्या कुछ रूल्स समझते हैं। ध्यान देना भैया, आपका होता है जनरल रूल्स। क्या होता है, जनरल रूल्स, जिसके अनुसार हम चेंज करते हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है चेंज ऑफ पर्सन, फिर चेंज ऑफ टेंसेस, फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या, पहले चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 3 रूल होता है बस पूरे नरेशन में, यही 3 रूल होता है जो आप बहुत ही घबरा जाते हो समझने में। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी में एकदम चुटकियों में पूरा का पूरा नरेशन आपके मुट्ठी में कर दूंगा। बात समझ में? चलो, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या भैया, आज हम देखेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस। क्या देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे, सॉरी, चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो चेंज ऑफ पर्सन को देखने से पहले सबसे पहले हम पर्सन को समझ लेते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं। अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन 3 होते हैं। कितने? 3। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में आई वी, उसके बाद देखो आई वी नॉमिनेटिव केस में, और मी और अस ऑब्जेक्टिव केस में, माई और आवर पजेसिव एडजेक्टिव में, और माइन और आवर्स पजेसिव प्रोनाउन में हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये यहाँ से लेके, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। वो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए हों, या सब्जेक्ट के रूप में आए हों, या पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आए हों, या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आए हों, लेकिन होता क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन यूं अकेले होता है, यूं का ऑब्जेक्टिव केस भी यूं होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। थर्ड पर्सन में अभी आपका हो जाएगा सेकंड पर्सन में। बात समझ में? ठीक, अब थर्ड पर्सन में अब 2 पर्सन याद कर लो, बाकी जो बचा है सब थर्ड पर्सन में। कैसे? तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। क्या? ही, सी, इट, दे, वो किस में होते हैं? थर्ड पर्सन में होते हैं। हिम, हर, इट और देम ये किस में होते हैं? ये भी थर्ड पर्सन में, ये भी थर्ड पर्सन में, ये भी थर्ड पर्सन में ही होते हैं। ठीक,
ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आते हैं इतने। ये जो आपका दिया गया ही सी इट दे, ये सब्जेक्ट के रूप में, और हिम हर इट और देम ये होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। और जो दिया है हिज हर इट्स और देयर ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। और जो दिया है यहाँ पे हिज हर्स और देयर्स ये आता है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका इसमें दिया गया है। ठीक, ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ध्यान देना, ये पूरे पर्सन आपको समझ में आ गया भैया। ठीक, चलिए अब आप ये कैसे चेंज होता है इसको मैं बता देना हूँ। ठीक है, ये चेंज कैसे होता है उसको मैं बताना चाहता हूँ, बात समझ में भैया। चलो, सर्दी हो गई भैया, ठंडी बहुत तेज लग रही है और सभी लोग गर्म कपड़ा पहने एकदम ऊनी कपड़ा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है चेंज ऑफ पर्सन्स। मैंने पर्सन बताया कौन कौन से पर्सन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब आता है ये चेंज कैसे होता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज होता है। इसके लिए फार्मूला बहुत ही गजब जो है जबरदस्त है। क्या होता है, सन अपॉन 123। ठीक है, सन अपॉन 1 2 3 SON 1 2 3। ध्यान दें, जो अल्फाबेट में होता है, क्या जो अल्फाबेट में होता है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ध्यान देना भैया, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो नंबर में होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना, जो नंबर में हो, जो अल्फाबेट में होता है, जैसे यस O A B C D ये क्या था, अल्फाबेट में होता है। तो जो अल्फाबेट में होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और जो नंबर में 1 2 3 100 ये होता है, ये आपका क्या होता है भैया, आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये चेंज कैसे होता है समझना, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है, ध्यान देना, 1 का मतलब फर्स्ट, 2 मीन्स सेकेंड, 3 मीन्स नो चेंज। तो थर्ड आपका है क्या है, 3 मतलब थर्ड, या 3 मतलब थर्ड। अब जो ये फर्स्ट है, क्या जो फर्स्ट है ये चेंज होता है भाई आपका रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन जैसे आई भी आ जाए, या उसका ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाए, या पोजेसिव ऑब्जेक्टिव माई आवर आ जाए, या माइंड आवर से आ जाए, वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब बात है जो सेकंड पर्सन होता है, ठीक, जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब जो थर्ड पर्सन होता है भाई ये चेंज नहीं होता है। क्या, ये चेंज नहीं होता है आपका। तो इतना आपको समझ में आया। चलो, अब आज से बहुत टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पर्सन, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। और माय फ्रेंड्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू दैट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, देखो ये जो टीचर होता है उसे कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। एक कलाकार जो होता है उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उसके तालियों की आवाज़ चाहिए होती है। उसी प्रकार से एक जो टीचर होता है उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उसे ये चाहिए होता है कि मेरे द्वारा कितने स्टूडेंट पढ़ाए गए हैं, कितने स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसका भविष्य बन जाता है, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।